नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को यह पसंद आएगी। आज हम जिस किताब की गहराई में उतर रहे हैं वो है एक्टर मॉरिस पेनार्ड की आत्मकथा। नाम है नथिंग जनरल अबाउट इट, हाउ लव एंड लिथियम सेव्ड मी ऑन एंड ऑफ जनरल हॉस्पिटल। ये सुसान ब्लैक के साथ मिलकर लिखी गई है, 2020 में आई थी। ये एक एक्टर की कहानी तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये मेंटल हेल्थ की जो मुश्किल दुनिया है ना, उसमें एक सफर है। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? हम बेनार्ड का जो बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ सफर रहा, उतार चढ़ाव भरा, उसे देखेंगे। कैसे पता चला, इलाज क्या हुआ, खासकर वो लिथियम दवा, उसका क्या रोल था, और उनका जो मशहूर टीवी शो था जनरल हॉस्पिटल, उस पर उनके करियर और निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, और कैसे मतलब प्यार और सपोर्ट ने उन्हें संभाला। ये कहानी शायद उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो व्यक्तिगत संघर्षों से उबरने की कहानियों में एक तरह की हिम्मत ढूंढते हैं, या फिर ये समझना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ की जो परेशानियां हैं वो जिंदगी को कितना कितना बदल सकती हैं। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। बेनार्ड की कहानी शुरू होती है उनके टीनेज सालों से, मतलब डायग्नोसिस से बहुत पहले। किताब बताती है कि उन्हें बहुत तेज मेनिया के दौरे पड़ते थे। हाँ, मेनिया मतलब वो हालत जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, विचार बहुत तेजी से भागते हैं, और कभी-कभी तो इंसान का हकीकत से नाता टूट जाता है। बिल्कुल। उनके केस में जैसे पिता की मौत हो गई है ऐसे भ्रम देखना, या फिर जनरल हॉस्पिटल के सेट पर ही एकदम से गुस्से में फट पड़ना। और मजे की बात यह है कि शुरू में सबने सोचा कि ये उनके किरदार सोनी कोरिंथोस की वजह से हो रहा है। हाँ, वो किरदार भी काफी जटिल था ना, जिसमें शायद पीटीएसडी जैसे लक्षण थे। हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब किरदार खुद गहरे सदमे से गुजरा हुआ दिखाया गया था। तो लोगों को लगा कि शायद रोल का प्रेशर है, उसका तनाव है। सही। यहाँ तक कि 1991 में एक सीन के दौरान उनका एक मेल्टडाउन हुआ, तो उन्हें लगा कि बस अब तो नौकरी गई। और यहीं से ये बात साफ होती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर को पहचानना कितना मुश्किल हो सकता है शुरू में। जी। जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे बेनार्ड के साथ हुआ, उन्हें लोग आसानी से समझ लेते हैं कि भाई बहुत स्ट्रेस है, या डिप्रेशन है, या शायद इनका स्वभाव ही ऐसा है, गुस्सैल है। हाँ। किताब में ये भी आता है कि 80 के दशक में वो कोकीन भी इस्तेमाल करते थे, तो हो सकता है उसने लक्षणों को और छिपा दिया हो या और उलझा दिया हो। अच्छा। हाँ, ये एक और मुश्किल है मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस में, कैसे नशे का इस्तेमाल असल प्रॉब्लम को ढक सकता है। सही बात है। वो 1991 वाली घटना, जब उन्हें लगा नौकरी चली जाएगी, वो दिखाती है कि ये चीज़ उनके काम पर, उनकी जिंदगी पर कितना असर डाल रही थी, भले ही तब नाम ना पता हो। वाकई। दुनिया तो बस बर्ताव देखती है ना, उसके पीछे क्या चल रहा है वो नहीं। और फिर सालों बाद 1995 में जब वो 27 साल के थे, तब जाकर उन्हें ऑफिशियली पता चला कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। जी। और ये उनके जनरल हॉस्पिटल में सोनी कोरिंथोस का रोल शुरू करने के ठीक 2 साल बाद हुआ। हाँ, सोनी कोरिंथोस, वो मॉबस्टर किरदार जिसमें पीटीएसडी के लक्षण थे। ये क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई गहरा कनेक्शन था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। किताब में एक वाकया है, एक प्रोड्यूसर से उनकी बात हुई तो बेनार्ड ने कहा, मैं पागल नहीं हूं, मुझ पर किसी चीज का साया है। ये लाइन दिखाती है कि वो खुद कितने कितने कंफ्यूज थे उस वक्त, अपनी हालत को समझ नहीं पा रहे थे, उसे नाम नहीं दे पा रहे थे। और ये जो कनेक्शन की बात है ना, एक्टर और किरदार के बीच, ये अक्सर होता है क्रिएटिव फील्ड्स में। सवाल ये उठता है, जैसा आपने कहा, कि क्या सोनी का किरदार निभाना, जो खुद ऐसी मानसिक उथल-पुथल से गुजर रहा था, क्या उसने बेनार्ड की हालत को बढ़ाया? हाँ, ये हो सकता है। या फिर क्या वो किरदार बस अनजाने में उनकी अपनी अंदरूनी हालत को बाहर निकालने का एक जरिया बन गया था? ये एक उलझी हुई पहेली है। और सोचिए, जनरल हॉस्पिटल जैसे बड़े शो में काम करना, जहां हर कोई आपको देख रहा है, उस दबाव में ऐसी गंभीर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। एक तरफ पब्लिक इमेज बनानी है, दूसरी तरफ ये निजी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। तो जब डायग्नोसिस हुआ होगा 1995 में, तो शायद एक तरह की राहत भी मिली होगी। चलो, कम से कम दुश्मन का नाम तो पता चला। हाँ, ना पता चलना जरूरी था, पर असली लड़ाई तो इलाज की थी। किताब बताती है कि 1999 में लिथियम दवा उनके लिए एक गेम चेंजर जैसी साबित हुई। हाँ, लिथियम। उसने उनके मूड स्विंग्स को काफी हद तक कंट्रोल किया, स्टेबल किया, जिससे वो अपना काम, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से संभाल पाएं। लेकिन
जैसा होता है अक्सर पावरफुल दवाओं के साथ, इसके साइड इफेक्ट्स भी थे। बिल्कुल। लिथियम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के इलाज में बहुत असरदार मानी जाती है। किताब में नामी मतलब नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस उसके आंकड़ों का भी जिक्र है। कहते हैं कि करीब 80% मामलों में ये मेनिया के लक्षणों को कम करती है। 80% तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। लेकिन बेनार्ड की कहानी इसका दूसरा पहलू भी दिखाती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। साइड इफेक्ट्स, जैसे आपने कहा हाथों में कम कपी होना, वजन बढ़ना, ये सुनने में छोटे लग सकते हैं, पर सोचिए एक एक्टर के लिए। हाँ, कैमरे के सामने हाथों में कम कपी हो तो एक्टिंग कैसे करेंगे? वजन बढ़ जाए तो वो कैमरे पर दिखने वाले इंसान के कॉन्फिडेंस पर कितना असर डालता है? ये सब बहुत मायने रखता है। और ये साइड इफेक्ट्स सिर्फ शारीरिक नहीं थे, इनका दिमागी असर भी बहुत गहरा था। किताब में 2002 की एक बहुत दर्दनाक घटना का जिक्र है, जब इन साइड इफेक्ट्स और शायद डिप्रेशन के एक बहुत बुरे दौर की वजह से उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। ओहो। ये उनकी पत्नी थी पॉला, जिन्होंने सही समय पर दखल दिया और उनकी जान बचाई। एक और किस्सा है जो पॉला ने उन्हें डिप्रेशन के एक बहुत ही बुरे दौर के दौरान उनकी सेफ्टी के लिए कमरे में बंद कर दिया था। बाप रे। ये घटनाएं दिखाती हैं कि लड़ाई कितनी गंभीर थी और उनके जो अपने थे, खासकर पॉला, उन पे कितना बोझ, कितनी जिम्मेदारी थी। ये बहुत अहम बात है। ये कहानी सिर्फ बनाट की नहीं है, ये उनके केयर गिवर्स की, उनके देखभाल करने वालों की भी कहानी है। पॉला का जो रोल है यहाँ, वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत नजर आता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मेंटल हेल्थ की लड़ाई में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी होता है। कोई ऐसा जो आपको सबसे मुश्किल वक्त में संभाल सके, आपको सेफ रख सके, भले ही उसके लिए बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़े। सही कहा। और किताब दवा के साथ साथ थेरेपी पे भी जोर देती है। खास तौर पे डीबीटी का जिक्र है। डीबीटी? हाँ, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जो लोगों को तेज भावनाओं को समझने, उन्हें सहने और उनसे निपटने के तरीके सिखाती है, स्किल्स सिखाती है। बेनार्ड के लिए इसने उनके बचपन के जो ट्रॉमा थे, उनसे डील करने में मदद की, जैसे उनके पिता का अपमानजनक व्यवहार था या इक्वाडोरियन अप्रवासी परिवार में पले बड़े होने का जो कल्चरल प्रेशर था। अच्छा, ये सब भी जुड़ा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि इलाज अक्सर एक तरफा नहीं होता। दवा, थेरेपी और लोगों का साथ सब मिलकर काम करते हैं। ये जानकर अच्छा लगा कि उन्हें पॉला का ऐसा साथ मिला। और इन सब भयानक मुश्किलों के बावजूद जो बात हैरान करती है वो ये कि मॉरिस बेनार्ड का करियर रुका नहीं, बल्कि वो चमकता रहा। हाँ, ये कमाल की बात है। जनरल हॉस्पिटल में सोनी कोरिंथोस के रोल के लिए उन्होंने कई एमी अवार्ड्स जीते, 2003, 2007 और फिर 2019 में भी। ये उनकी एक्टिंग टैलेंट और शायद उनकी हिम्मत, उनकी दृढ़ता का सबूत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई थी। पर्दे के पीछे वो चलती रही। 2015 की एक घटना है जब शो की शूटिंग चल रही थी और उन्हें एक भयानक पैनिक अटैक आ गया। सेट पर ही? हाँ, सेट पर ही। हालत इतनी बिगड़ गई कि मेकर्स को फौरन स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी। ओह, ये दिखाता है कि बाइपोलर जैसी कंडीशन कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, मतलब इलाज के बाद भी। और एक सफल कैरियर बनाए रखना, खासकर एक्टिंग जैसे डिमांडिंग प्रोफेशन में, जहां आपको लगातार अपनी भावनाएं दिखानी पड़ती हैं, इन हालात में सोचना भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल। ये उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट को भी दिखाता है और शायद उनके आसपास के लोगों के सपोर्ट को भी, कि वो ये सब कर पाए। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात शायद ये है कि उन्होंने इस लड़ाई को छिपाने के बजाय दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। हाँ, और ये हॉलीवुड जैसी जगह में जहां अक्सर एक परफेक्ट दिखने का दबाव होता है, ये बहुत बड़ा, बहुत हिम्मती कदम था। बिल्कुल। धीरे धीरे उन्होंने मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करनी शुरू की। फिर 2018 में उन्होंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां वो दूसरी सेलिब्रिटीज के साथ, जैसे जैक वैगनर हैं, जिन्होंने खुद डिप्रेशन पर बात की है, तो उनके साथ मिलकर मेंटल हेल्थ से जुड़े कलंक पर, मतलब स्टिग्मा पर खुलकर बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था जहां उन्होंने सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताई, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत दी कि वो भी अपनी कहानी बताएं। और ये जो वकालत का काम है ना, ये इसलिए और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि ये सीधे उनके अपने अनुभव से, उनके भोगे हुए सच से निकलता है। सही। जब कोई अपनी कमजोरियों को, अपने संघर्षों को इस तरह सबके सामने रखता है, तो वो दूसरों को भी हिम्मत देता है। ये दिखाता है कि कैसे कोई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को दूसरों की मदद करने का और समाज में जो गलत धारणाएं हैं, जो कलंक है, उसे कम करने का एक मौका बना सकता है। बिल्कुल।
बनाट का काम उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद जगाता है जो चुपचाप ऐसी ही लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ उनकी बातों तक नहीं रहा, उनके काम में भी दिखा। 2019 में उन्हें फिर से एमी अवार्ड मिला, इस बार सोनी कोरिंथोस के किरदार की बाइपोलर स्टोरी लाइन को निभाने के लिए। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से उनकी अपनी कहानी का उनके काम में आना था, और उसे इतनी सच्चाई से निभाने के लिए पहचान मिलना, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ये वही बात है, कैसे आर्ट जिंदगी की नकल करती है और कैसे जिंदगी आर्ट को रास्ता दिखाती है। और इस पूरे सफर में, जैसा किताब बार बार कहती है, उनका परिवार, वो उनका सबसे बड़ा सहारा रहा। हाँ, परिवार का जिक्र बार बार आता है। उनकी पत्नी पॉला, जिनके साथ उनकी शादी को 25 साल से ज्यादा हो गए, और उनके 4 बच्चे, वो उनकी ताकत रहे, उनकी प्रेरणा रहे। ये परिवार के सपोर्ट की उस अहमियत को दिखाता है जिसके बिना शायद ये सफर और भी मुश्किल होता। हाँ, प्यार और लिथियम, किताब का सबटाइटल भी यही है। हाँ, और कहानी इसे सच साबित करती है। तो मॉरिस बेनार्ड की इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि एक इंसान का बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ एक बहुत ही मुश्किल, कभी-कभी जानलेवा सफर। हमने समझा कि कैसे सही डायग्नोसिस और लिथियम जैसे इलाज ने मदद तो की, पर यह रास्ता आसान नहीं था। साइड इफेक्ट्स थे, मानसिक पीड़ा थी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे प्यार, खासकर उनकी पत्नी पॉला का साथ, सच में जीवन बचाने वाला साबित हुआ। और हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने इन मुश्किलों का सामना करते हुए न सिर्फ एक शानदार करियर बनाया, बल्कि अपनी आवाज का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्टिग्मा मिटाने के लिए किया। जी हैं। ये उम्मीद की, हिम्मत की और इंसान के जज्बे की जीत की एक जबरदस्त कहानी है। और ये कहानी हमें कुछ गहरे सवालों पर सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कला और व्यक्तिगत मानसिक संघर्ष के बीच क्या रिश्ता है? क्या क्रिएटिविटी अक्सर अंदर की उथल-पुथल से ही पैदा होती है, या फिर ये उससे निपटने का एक तरीका बन जाती है? सोचने वाली बात है। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, अपनी कमजोरियों को मानना, अपनी कहानी को दुनिया को बताना, ये सिर्फ खुद के लिए फायदेमंद नहीं होता। ये समाज की उन गहरी जमी हुई सोच को भी चुनौती देता है, उन्हें बदलता है, जो मेंटल हेल्थ को लेकर बनी हुई हैं। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसान का अनुभव जब उसे खुलकर बताया जाता है तो वो पूरी बातचीत को एक नई दिशा दे सकता है, हजारों लाखों लोगों के लिए चुप्पी तोड़ने की वजह बन सकता है। धन्यवाद और सीखना जारी रखें।